लिटिल इंडिया, सिंगापुर में छोटा भारत। भारत से जो भी विदेश बसने जाता है अपने साथ थोड़ा थोड़ा भारत भी लेकर जाता है। विदेश पहुंचकर वह अपना छोटा सा भारत बसाता है। सबके छोटे छोटे भारत मिलकर एक नए देश में अपनी एक जगह बना लेते हैं। एक ऐसी जगह जो धीरे धीरे भारतीयों की पहचान सी बन जाती है। उनके इस भारत में भारतीय, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, श्रीलंकन सभी को अपनापन लगता है। यही जमघट लगता है और गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के बीच सुख दुख बंटता है। रंग बिरंगी साड़ियाँ दुकानों में लहराती हैं। ताजा मसाला पिसने की खुशबू आती है। मंदिर के घंटों, गुरु ग्रंथ जी साहिब के शब्द और मस्जिदों की आजान पुकार सुनाई देती है। यहीं की तरकारी भाजी आती है। घर की याद जब भी आती है तो यहीं के किसी रेस्टोरेंट में खाना खाकर मन बहलाया जाता है। और तीज त्योहार का मौका हो तो पूजा पाठ के सामान से लेकर मिठाई, नमकीन की कतार में जुड़ा जाता है। ये छोटा भारत थाईलैंड में बैंकॉक में फहुरत, मलेशिया के कुआलालंपुर में मस्जिद इंडिया और सिंगापुर में लिटिल इंडिया कहलाता है। सिंगापुर के एक खुशमिजाज टैक्सी ड्राइवर ने एक शाम लिटिल इंडिया से गुजरते हुए कहा, इस जगह का नाम लिटिल इंडिया नहीं, बिग इंडिया होना चाहिए। हर तरफ लोग भरे हैं, ना सड़क पर जगह है ना फुटपाथ पर। इतने इंडियन तो इंडिया में भी नहीं होते हैं। उस समय तो बात हंसी में खत्म हो गई। बाद में लगा बात तो वह सही कह रहे थे। आप सिंगापुर के लिटिल इंडिया आएंगे तो आपको भी लगेगा आप अपने देश में ही हैं। सिंगापुर का लिटिल इंडिया देश के सबसे रंगीन और जीवंत वातावरण वाले इलाकों से घिरा हुआ है। यह जगह सिंगापुर की हर जगह से अलग है, अनोखी है। सिंगापुर घूमने आया हर व्यक्ति यहाँ जाना चाहता है। जैसे चाइना टाउन चीनी संस्कृति को दिखाता है, वैसे ही लिटिल इंडिया सिंगापुर में भारतीयों और भारतीय संस्कृति की कहानी बताता है। बताया जाता है कि 14वीं शताब्दी में सिंगापुर श्री विजयन एम्पायर का हिस्सा बना। तब यह जगह टेम्सैक कहलाती थी। घूमने के लिए यहाँ एक विजयन राजकुमार आए। पेड़ों के बीच उन्हें एक जानवर की झलक दिखी। उन्हें लगा यह जानवर सिंह है। तभी से इस जगह का नाम सिंहपुर और फिर धीरे धीरे सिंगापुर पड़ गया। सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने 1819 में ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में आधुनिक सिंगापुर की नींव रखी थी। उनके साथ तमिल ओरिजिन के नारायण पिल्लई भी थे। नारायण पिल्लई बताया जाता है कि वह सिंगापुर आने वाले पहले भारतीय थे। 1824 की जनगणना के अनुसार 1824 में सिंगापुर में 756 भारतीय थे। हर दशक के साथ भारतीयों की संख्या यहाँ बढ़ती गई। 1823 में सर स्टैमफोर्ड रैफल ने सिंगापुर के लिए एक नक्शा रैफल्स टाउन प्लान बनाया। इसमें उन्होंने समुदाय के आधार पर रहने की जगह बनाई। सिंगापुर में 3 जातियां प्रमुख हैं, चीनी, मलय और भारतीय। यही वजह है कि देश की राष्ट्रीय भाषाओं में अंग्रेजी के साथ चाइनीज, मलय और तमिल भी शामिल है। नक्शे में चीनियों के लिए चाइना टाउन, मलय समुदाय के रहने के लिए कैंपुंग और भारतीयों के लिए चूलिया कैंपुंग था। जब भारत में काम की तलाश में आने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई कि चूलिया कैंपुंग में रहना मुश्किल था, तो वो रहने के लिए सैरगुन रोड आए। 1840 की शुरुआत में यहाँ एक रेस कोर्स बना।
उसी रेस कोर्स पर सड़क का नाम आज भी रेस कोर्स रोड है। यूरोपियों को घुड़दौड़ देखने का खास शौक था। रेस कोर्स बनते ही इस इलाके में रहना पसंद करने लगे। सज सवर के लोग रेस देखने जाते और अपने लोगों के बीच समय बिताते। लगभग इसी समय नदी के पास गाय भैंस का पशु पालन भी अच्छा चलने लगा। आज भी लिटिल इंडिया की एक सड़क का नाम इसीलिए बफेलो रोड है। कलकत्ता में जन्मे यहूदी व्यापारी I.R. बेलिलियोस सिंगापुर आए। उन्होंने भी यही काम शुरू किया। 1840 तक उनका काम अच्छा जमा और खूब बढ़ा। लिटिल इंडिया की बेलिलियोस रोड और बेलिलियोस लैंड उन्हीं के नाम पर है। यहाँ भैंस गाय से दूध और मांस का बाजार चलता था। इसके साथ ही भैंस की मदद से यातायात और सादी मशीनें चलाने का काम भी होता था। इसीलिए आसपास अनाज पिसने और अनानास सुखाने का काम भी होने लगा। अच्छा मुनाफा था। ये काम ज़्यादातर भारतीय ही करते थे, इसीलिए वह आसपास ही रहते थे। इस समय सिंगापुर आने वाले ज़्यादातर लोग तमिल और बंगाली भाषी थे। बेलिलियोस भी अधिकतर अपने शहर के बंगालियों को नौकरी देते थे। काली की पूजा तमिल और बंगाली दोनों करते हैं। बेलिलियोस रोड पर खड़ा श्री वीर महाकालियम मंदिर सिंगापुर का पहला काली मंदिर है। बताया जाता है कि 1855 में तमिल कर्मियों ने इसे बनाया था। इसी समय रेस्को रोड और सैरगोन रोड के बीच श्रीनिवास पेरुमल मंदिर बना। लिटिल इंडिया सिंगापुर में बसे भारतीयों का सांस्कृतिक केंद्र भी है। भारतनाट्यम, शास्त्रीय संगीत और अनेक कलाओं के स्कूल यहाँ हैं। हिंदी सोसाइटी भी यहीं है। सिंगापुर बंगाली एसोसिएशन, खालसा एसोसिएशन, भोजपुरी सोसाइटी भी पास में है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, आर्य समाज मंदिर, रामकृष्ण मंदिर इसी इलाके में है। इस तरह की कई मस्जिद, गिरजाघर, मौद मंदिर भी मिल जाएंगे। पोंगल, दुर्गा पूजा, दिवाली, यहाँ सब त्योहार जोर शोर से मनाते हैं। दिवाली के लगभग 2 महीने पहले ही लिटिल इंडिया जगमगाने लगता है। सड़कें सज जाती हैं और मेला लगता है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। अगर आप सिंगापुर में भारतीय इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो लिटिल इंडिया के कैंपबेल लेन पर इंडियन हेरिटेज सेंटर जरूर जाएं। लिटिल इंडिया में आपको कश्मीरी, बंगाली, गुजराती, नेपाली, देसी चाइनीज, चेटीनाड हर तरह का खाना मिलेगा जो आपका मन करे। रात में नींद ना आ रही हो तो मुस्तफा शॉपिंग सेंटर जा सकते हैं। ये सिंगापुर का पहला 24 घंटे खुलने वाला शॉपिंग सेंटर है। भारत के उत्तर प्रदेश से 1952 में आए हाजी मोहम्मद मुस्तफा ने अपने भाई के साथ 1965 में एक छोटी दुकान खोली थी। काम इतना बड़ा कि आज एक पूरी सड़क पर मुस्तफा शॉपिंग सेंटर है। दुनिया भर का सारा सामान यहाँ सजा हुआ है। हीरा हो या भिंडी, किताब हो या साड़ी, या आपको हवाई टिकट ही क्यों ना चाहिए हो, यहाँ आपको सब मिलेगा। 30 साल पहले सिंगापुर में रहने वाले अधिकांश लोगों को लगता था कि हर भारतीय की मातृभाषा तमिल है, क्योंकि यहाँ बसे भारतीय ज़्यादातर तमिल भाषी हैं। इसीलिए उस समय यहाँ दक्षिण भारतीय खाना ज़्यादा मिलता था। उत्तर भारतीय रेस्टोरेंट गिने चुने ही थे और जो थे उनमें ज़्यादातर बहुत महंगे थे। पिछले 20 सालों में सिंगापुर आकर काम करने वाले उत्तर भारतीयों की संख्या काफ़ी बढ़ी है।
काम का दायरा भी बढ़ा है। जहां पहले कंस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादातर लोग आते थे, अब बड़ी कंपनियों, बैंकों में काम करने वालों की तादाद बढ़ने लगी है। इसी तरह अपने घर के काम में हाथ बटाने के लिए महिलाएं दक्षिण भारतीय होती थी, क्योंकि यहाँ वे उन्हीं परिवारों में काम करती थी जहाँ तमिल भाषा का प्रयोग होता था। जैसे जैसे उत्तर भारतीयों की संख्या बढ़ी, पंजाब और पूर्वी भारत से हिंदी बोलने वाली महिलाएं घर के काम में हाथ बटाने के लिए आने लगी। विशेषज्ञ सिंगापुर में भारतीयों के 2 फेज मानते हैं, 1965 से 1990 और दूसरा 1990 के बाद का समय। 1957 से 1990 में सिंगापुर में भारतीयों की संख्या 9% से घटकर 6% हो गई। इसका एक बड़ा कारण सिंगापुर से ब्रिटिश सेना का हटना था। सेना के हटते ही काम करने वाले भारतीय वापस भारत चले गए। 1965 के बाद नए इमिग्रेशन नियमों से लोगों का आना कम हो गया। सरकार ने अंतरजातीय संबंध बढ़ाने के लिए कई नियम बनाए। कोशिश थी कि सब जातियां अपनी संस्कृति संभालते हुए एक सौहार्द से रहें। इन कोशिशों से सिंगापुरी भारतीयों की एक अलग पहचान बनी। 1951 में सरकार ने सिंगापुर इंडियन डेवलपमेंट एसोसिएशन सिंडा की स्थापना की। इसका काम भारतीय समुदाय की शैक्षिक और सामाजिक समस्याओं को सुलझाना था। 1990 के बाद के सालों में देश की इमिग्रेशन पॉलिसीज उदार बनाई गई, जिससे पढ़े लिखे विदेशी प्रोफेशनल सिंगापुर के विकास का साथ दें, भागीदार बने। ये लोग सिंगापुर में बसे, ये भी संभव था। जब लोग बढ़े तो उनकी पसंद और जरूरत की चीजें भी मिलने लगी। भारतीय स्कूल भी यहाँ खुलने लगे। आज सिंगापुर में नेशनल पब्लिक स्कूल, युवा भारती स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल है। कई बड़ी कंपनियों में ऊंचे पद पर भारतीय काम संभाल रहे हैं। लिटिल इंडिया की सड़कों पर अब अक्सर हिंदी सुनाई दे जाती है। 10 साल पहले अगर आप हिंदी फिल्म देखना चाहते थे तो शहर में एक पिक्चर हॉल था। आज शहर में कई थिएटरों में हिंदी फिल्में लगती हैं। भारतीय कई क्षेत्रों में काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन, घर में काम करने वाली महिलाएं, रेस्टोरेंट में काम करने वाले, सिंगापुर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भारतीय छात्र, सिंगापुर में काम कर रही भारतीय कंपनियों और भारतीयों द्वारा सिंगापुर में स्थापित की गई कंपनियों में काम करने के लिए भारत से लोग आते हैं। इससे दोनों देशों में रोजगार का मौका रहता है। इस देश में आज 2 तरह के भारतीय हैं, सिंगापुरी भारतीय और भारतीय भारतीय। दोनों एक दूसरे को अपने से भिन्न मानते हैं, लेकिन कहीं एक जुड़ाव भी पाते हैं। आज यदि आप सिंगापुर के लिटिल इंडिया में जाएंगे तो वहां आपको एक अपनापन लगेगा। आप महसूस करेंगे कि भारत से दूर, बहुत दूर एक छोटा भारत यहाँ भी है। यदि आप कभी सिंगापुर घूमने जाएं तो लिटिल इंडिया जरूर जाएं। उम्मीद करता हूं लिटिल इंडिया सिंगापुर की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को इस तरीके की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको इसी तरीके की एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।